आइए कार्बोहाइड्रेट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमारा क्लासिफिकेशन मेनली मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में जानकारी हम आपको दे चुके थे। तो ज़रा देखिए आगे और क्लासिफिकेशन का क्या बेस हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। इसको किस आधार पर डिवाइड किया है तो देखिएगा, फर्स्ट है इसका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के आधार पर जब इसको डिवाइड किया गया तो इसको फर्स्ट इज द मोनोसैकेराइड्स विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड इज द ओलिगोसैकेराइड्स जिसमें आपके डाइसैकेराइड्स ट्राइसैकेराइड्स आदि आते हैं। तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। क्लासिफिकेशन में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हो चुकी हैं इनके बारे में, बाकी आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। दूसरा इनका डिवीजन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, इनको दो भागों में बांट दिया गया, रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकेंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके। तीसरा तरीका इनका है डिवाइड किया गया, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट कैसा है, दो भागों में भी बांट दिया गया इसको भी, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। ये था मेन क्लासिफिकेशन का तरीका। इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, आज जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके। चलिए तो पहले हल्का सा जान लीजिए कि जनरली ऑक्सीडेशन में होता क्या है। ऑक्सीडेशन में कोई भी सब्सटेंस होगा या तो उसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें, जला दें, यही ऑक्सीडेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो CO2 ऑक्सीडेशन। या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जैसे हाइड्रोजन को निकाल दें। अगर इसको हाई टेम्परेचर पर 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए, इस प्रोसेस का नाम है क्रैकिंग। तो ये भी देखिए एक प्रकार से हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, तो इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके। इसी तरह जस्ट अपोजिट होगा, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना जो है रिडक्शन होता है। तो जनरली हमको ये देखना है कि कैसे इसको डिवाइड किया गया रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो, अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहीं मुझे रिड्यूसिंग शुगर कब कहा जाएगा, जैसे अगर मैं ये कहूँ कार्बोहाइड्रेट्स अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, कुछ भी बनाए, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, अभी देख लेते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। ओके। और चूंकि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका नाम होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो भी कंपाउंड इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका नाम होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सेकंड हो सकता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखिए मेरे पास जैसे आता है K2Cr2O7, क्लियर, आता है KMnO4, बेसिक KMnO4 बेयर रिएजेंट भी हो सकता है। माइल्ड में जनरली हमारे पास आता है टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। और ब्रोमीन वाटर भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज होता है। ठीक, अब जरा एक चीज़ और आप समझिएगा, हमको खासकर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के अंतर्गत जानना है
क्योंकि जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं थोड़ा सा डेंजरस होते हैं। ये फाइनली जो है प्रोडक्ट को आप कह सकते हैं इतना ऑक्सीडाइज कर देंगे कि सीधे सीधे CO2 मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास अल्कोहल है, ये ईजिली ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। अगर यहाँ मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूँ, मतलब माइल्ड मतलब ये सब तो ये कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहीं ले लेता तो ये प्रोसेस यहीं रुकता ना, बल्कि और आगे बढ़ जाता। भाई जैसे ये देखिए अल्कोहल, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CHOH, क्लियर। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो इसको मैं देखिए नेसेंट ऑक्सीजन को मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये आपका हो गया OH। अब एक मैन में दो तलवार रह नहीं सकते, क्लियर। मैं यहाँ H जोड़ दे रहा हूँ तो H2O निकल जाएगा। ध्यान से समझिएगा बात को। ये हो गया आपका, यहाँ H मैंने जोड़ दिया है तो ये आपका हो गया CHO, इसका नाम एल्डिहाइड है। ओके, एल्डिहाइड है। अगर मैं और इसको ऑक्सीजन देता रहूँ तो ऑक्सीजन देखिए इसी सिंगल बॉन्ड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ये देखिए यहीं एंट्री मार जाएगा तो क्या बना, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लेते हैं, ये आप कह सकते हैं विगरस कंडीशन इसको बोला जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर लगातार आप K2Cl2 लेते हैं तो सीधे सीधे यहाँ से CO2 निकल जाता है, जो कि हमारे किसी विशेष काम का नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि हम लोग कुछ केमिस्ट्री या साइंस का मतलब ही होता है जीवन को सरल बनाना, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जीवन आपका सरल बने, लोगों के लिए यूजफुल हो और जीवन अच्छे से चले। तो कहीं ना कहीं इसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे नहीं यूज करना है, तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज करना है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मुझे यूज करना। ठीक है, तो चलिए मैं इसका एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ कैसे ये यूज होंगे और क्या क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। तो देखिए अब मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करूँगा। जनरली मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुझे ऑक्सीडेशन करना है, तो देखेंगे होगा कि नहीं होगा। तो अभी भी मैंने बताया है आपको कि कार्बोहाइड्रेट में चूँकि क्या क्या है, या तो कीटोन ग्रुप होगा या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। साथ ही साथ फॉर एग्जांपल में देखते जाइए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ग्लूकोज ही ले लीजिए। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ये देखिए OH CH2OH, दिस इज द ग्लूकोज। फ्रक्टोज में क्या है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH एंड CHOH CH2OH, 1 2 3 4 5, ये फ्रक्टोज है। अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं सभी कार्बोहाइड्रेट्स में ये बेसिक यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड से, चूँकि सभी कार्बोहाइड्रेट इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं इनका ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन के प्रति इसमें कौन कौन से ग्रुप सेंसिटिव हैं इसको भी चेक कर लें। अगर मैं बात करूं इसमें तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं एल्डिहाइडिक है और कीटोनिक है, तो यही सब ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव हो सकता है, ऑक्सीडेशन के प्रति। तो देखिए क्या होगा इनमें, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव है वो कहीं कहीं तो एल्डिहाइड है ऑक्सीजन के प्रति, उसके बाद अल्कोहल है, उसके बाद कीटोन है। कीटोन जनरली जो है सामान्य कंडीशन में ऑक्सीडेशन इसका होता नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, मतलब सबसे इजीली आप कह सकते हैं एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर उसी क्रम में अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, कीटोन आप जनरली एक चीज़, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो इसको याद रखिएगा। जो कीटोन्स होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग या फेलिंग सॉल्यूशन में ले लूँ, टॉलेंस रिएजेंट ले लूँ, बोरोमीन वाटर ले लूँ, इनके द्वारा ये डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए कहानी को समझिए। तो अब देखा क्या गया, पहले तो मैं जनरली टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को देखा क्या गया, जब अब जैसे कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन देखिए फ्रक्टोज में मेरे पास कीटोन है, यहाँ ऑक्सीडाइज होगा ये,
इसको मैं आगे बताऊंगा भी कैसे, थोड़ा हल्का सा बता दे रहा हूँ। वैसे कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते सामान्य कंडीशन में जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, बट फ्रक्टोज या ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोनिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो देखा क्या गया कि जब भी जो मोनोसैकेराइड्स थे, मोनोसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स साथ साथ डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स तो इजीली क्या हुए, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा ये ऑक्सीडाइज हो गए, मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गए। अब मोनोसैकेराइड्स में आपके क्या आ जाते हैं, एल्डोजेज एंड कीटोजेज बोथ आ जाते हैं। मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, कीटोन ग्रुप वाले भी कीटोजेज भी आ जाते हैं। डाइसैकेराइड्स मैंने बताया SELM होता, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज को जब टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा रिएक्शन कराया गया तो डज नॉट ऑक्सीडाइज, याद रखिएगा, बट लैक्टोज और माल्टोज इजिली ऑक्सीडाइज कर गया। तो पॉलीसैकेराइड्स को भी क्या किया गया, जब टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा रिएक्शन कराया गया तो नॉट ऑक्सीडाइज्ड, नॉट ऑक्सीडाइज्ड। तो जो जो ऑक्सीडाइज्ड हो गए इसका मतलब वो रिड्यूसिंग है। तो चलिए अगर मैं बात करूं तो रिड्यूसिंग शुगर में आपके कौन कौन से आते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में ऑल द मोनोसैकेराइड्स, ऑल द मोनोसैकेराइड्स, सभी डाइसैकेराइड्स नहीं, बट लैक्टोज, माल्टोज रिड्यूसिंग में आएगा। बाकी जो रिमेनिंग है अब वो आपके पॉलीसैकेराइड्स आ गया, सुक्रोज, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कैसे वर्क करता है टॉलेंस रिएजेंट, जरा उसको भी देख लीजिए। टॉलेंस रिएजेंट है क्या, पहले तो हल्की सी ये बात समझ लीजिएगा। इसको क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं तो बनता है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, ये PPT के फॉर्म में बनता है सिल्वर ऑक्साइड, यही आपका टॉलेंस रिएजेंट है। लेकिन अगर आप कुछ देर के लिए इसको और रख दीजिए उसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में तो देखा क्या गया, बनता क्या है, ये AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये भी टॉलेंस रिएजेंट है, दोनों टॉलेंस रिएजेंट है। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, ये कुछ देर बाद बन जाता है। ओके, अब इसी तरह जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन है उसको भी देख लीजिए। फेलिंग सॉल्यूशन कुछ नहीं करते, इसमें कॉपर सल्फेट ये क्रिस्टल फॉर्म में लेते हैं, प्लस इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये सॉल्यूशन A मान लीजिए, इसको सॉल्यूशन B मान लीजिए। दोनों को जब मिलाते हैं तो आपको मिलता क्या है, मिलता आपको CuO, क्लियर, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, यही आपका फेलिंग सॉल्यूशन है। बहुत ज़्यादा इनके बारे में इसमें नहीं बताना है। तो देखा क्या गया, जब ग्लूकोज को लिया गया, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है पहले कार्बन पे CHOH का होल 4, CH2OH। जब यहाँ टॉलेंस रिएजेंट यूज किया गया या फेलिंग सॉल्यूशन यूज किया गया तो सीधे सीधे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, CHOH का होल 4, या कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन भी कह सकते हैं, CH2OH ऑक्सीडाइज हो गया। अर्थात कहीं न कहीं ये जो सेम यही प्रोसेस फ्रक्टोज भी जो है ऑक्सीडाइज हो गया, ये ग्लूकोनिक एसिड है। लैक्टोज माल्टोज भी ऑक्सीडाइज हो गए, बट पॉलीसैकेराइड्स और सुक्रोज ऑक्सीडाइज नहीं हुए। क्लियर है। तो कहीं न कहीं लोगों ने पता किया कि ऐसा क्या है कि जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो जरा इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी लैंग्वेज दे रहा हूँ कि रिड्यूसिंग शुगर में आप क्या लिखेंगे, ये कहानी आप नोट कर लें। केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग शुगर में आप लिखेंगे, डिफिनीशन भी मैं लिख दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए। डिफिनीशन होगी दोज कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड in the presence of
टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज reducing sugars, and those are not oxidized, easily क्या are not oxidized in the presence of Tollens reagent and failing solution are called as non-reducing sugar। अब ग्लूकोज तो हो जा रहा, बात समझ में आ रही, लेकिन आपके मन में होगा सर कीटोन नहीं हो रहा था तो फ्रक्टोज को आपने क्यों ऑक्सीडाइज करा दिया? तो उसके लिए लॉजिक क्या है जरा देखिए। दोज कार्बोहाइड्रेट्स हैव एल्डिहाइडिक और ketonic group or aldehydic and ketonic group in acetal form are easily oxidized with टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, ये जैसे मतलब अब इसका मतलब यही हुआ, हेमी एस्टल रिंग क्या है, हेमी एस्टल क्या होता है? ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप इन हेमी एस्टल फॉर्म, ये क्या है जरा देखिए। कोई भी जैसे ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोनिक में दोनों ही रहेगा। अगर मैं इसको किसी तरह रिएक्शन करा के इसको C डबल बॉन्ड O को, भाई एल्डिहाइड भी हो सकता, कीटोन भी हो सकता, मैं कन्वर्ट करा दूं इसको H प्लस OH माइनस से, अगर मान ली मैं रिएक्शन कराता हूं तो देखिए क्या बनेगा, ये माइनस प्लस, ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो देखिए क्या बनेगा, COH एंड COH। क्लियर? और इसको मैं चूंकि अभी आने वाले समय बताऊंगा, ये वाला जो OH है वो रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो एक ही OH बचता है, तो इसी रिंग का नाम है हेमी एस्टल रिंग बन जाता है। ये कहीं पर भी अगर है तो आप समझिएगा ये ईथर बॉन्ड आ जाएगा इसमें आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो ऐसे कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आएंगे। तो और कीटोन्स तो नहीं रिड्यूसिंग में आएंगे, बट फ्रक्टोज जो कीटोन है वो हेमी एस्टल रिंग फॉर्म करता है, जिसके कारण वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये तो था आपका जो है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के आधार पर। अब अगला जो भी तरीका है उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ इनको और कैसे बांट दिया गया है, टेस्ट के आधार पर भी इनको डिवाइड किया गया बहुत ईजिली, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेस्ट के आधार पर इन्हें कैसे डिवाइड किया गया। ऐसे शुगर, थर्ड है टेस्ट के आधार पर, ऐसे शुगर जो टेस्ट में मीठे थे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में मीठे थे उनको शुगर कह दिया गया। जो मीठे नहीं थे, कोई टेस्ट नहीं था, मतलब कार्बोहाइड्रेट को शुगर, नॉन शुगर। शुगर की खासियत थी स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन हो जाते थे, क्रिस्टलाइन होते थे मतलब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और वाटर सोल्यूबल थे। एग्जाम्पल इसका ऑल द मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आपके शुगर के अंतर्गत आते थे, बट नॉन शुगर जस्ट अपोजिट व्यवस्था थी। ठीक है, टेस्ट लेस थे, ये कोई टेस्ट नहीं था, एमॉर्फस थे, रेगुलर अरेंजमेंट भी नहीं था इनका, और वाटर इनसोल्यूबल थे, एकदम अपोजिट है। ओके, और एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे ऑल द पॉलीसैकेराइड्स, इसमें आपका ग्लाइकोजन आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, सेलुलोज आ जाएगा, इसमें आपके आ जाएंगे ग्लूकोज आ जाएंगे, फ्रक्टोज आ जाएंगे, ठीक है, सुक्रोज आ जाएगा, एटसेट्रा। ये तो क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड जो प्रॉपर्टीज ऑफ द
मोनोसैकेराइड्स। बड़ा मज़ा आएगा, आप ध्यान से देखते रहें, इसको पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। थैंक यू सो मच।